हेलो एवरीवन। एक बात बताओ, जुडिशरी के एग्जाम में सबसे टेक्निकल चीज क्या होती है? देखो, लॉ का जो एरिया है सब लोग पढ़ रहे हो, राइट? लॉ के साथ साथ चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, लॉ तो सब जगह आ ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आता है जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग भी लॉ से रिलेटेड ही है, एंड थोड़ा बहुत उस पर कमांड करना इजी होता है क्योंकि फॉर्मेट के अलग मार्क्स हैं, अप्रिसिएशन के अलग मार्क्स हैं, तो कुछ ना कुछ करके आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। देन देर इज अ पोर्शन दैट इज लैंग्वेज पोर्शन, जो थोड़ा सा यार टेक्निकल हो जाता है। द रीजन बीइंग कि लैंग्वेज पोर्शन की तैयारी, मोर स्पेसिफिकली लैंग्वेज पोर्शन में भी ट्रांसलेशन की तैयारी कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। वीडियो को हम छोटा रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, ताकि इस क्रूशियल टाइम में जब एमपीसीजे एग्जामिनेशंस आपके सर पे हैं, आपके दिमाग, आपका समय इसमें व्यर्थ ना जाए, आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल पाए। सो लेट्स डाइव इनटू इट, बट बिफोर दैट थोड़ी सी मेरी बात भी सुन लो, दैट वी आर कमिंग अप विद द एमपीसीजे मेंस का टेस्ट सीरीज, विद एमपीसीजे मेंस का बैच, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों तरीके की क्लासेस होंगी। इसमें आपके सब्जेक्ट टेस्ट भी होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी होंगे, जिनका इवैल्यूएशन भी आपको मिलेगा, एंड आप चाहें तो इसका कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। द टेस्ट सीरीज हैज बीन स्टार्टेड, आपके सामने उसका स्केड्यूल बना हुआ है। पहला सब्जेक्ट टेस्ट सिविल लॉ का आज 2 बजे अपलोड हुआ, 2 तारीख को 2 बजे अपलोड हुआ, एंड उसका सबमिशन भी, उसका वीडियो एनालिसिस, इवैल्यूएशन, वॉइस नोट, मॉडल आंसर, स्कोर बोर्ड, हर एक का प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 3 जो आएंगे सारे टेस्ट सीरीज में, उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन टू ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कैसे करना है। सबसे पहली चीज होती है गाइस, चूज योर स्टेट। द रीजन बीइंग कि ट्रांसलेशन किस टाइप का आएगा, लैंग्वेज का पेपर किस टाइप का आएगा, स्टेट टू स्टेट बहुत डिफर करता है। हो सकता है आप एमपी का पेपर दे रहे हो सकता है आप दूसरे स्टेट का पेपर दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, राइट? अगर आप मान लीजिए मध्य प्रदेश का पेपर दे रहे हैं, तो इसमें भी ट्रांसलेशन पहले दूसरे तरीके का आता था, अब दूसरे तरीके का आता है। दूसरे स्टेट्स में भी ट्रांसलेशन का इसी तरीके से आपका हिसाब बदलता जाता है। कहीं पर सोशल ट्रांसलेशन आता है, कहीं पर लीगल ट्रांसलेशन आता है, कहीं पे पैराग्राफ ट्रांसलेट करने को आता है, कहीं पे पॉइंटर्स ट्रांसलेट करने को आता है, कहीं पर एक ही पूरा का पूरा एक जजमेंट का चीज उठा करके दे दिया, कहीं पर आपसे बैराक का एक प्रोविजन उठा करके दे दिया ट्रांसलेट करने के लिए। सो हर जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। सो पहली चीज जो आपको डिटरमाइन करनी है वो ये करनी है कि भाई मैं कौन से स्टेट का एग्जाम दे रहा हूं। अगर मैं इस स्टेट का दे रहा हूं तो मेरी प्रिपरेशन भी उसी अकॉर्डिंग होगी। मैं दूसरे स्टेट का दे रहा हूं तो मेरी प्रिपरेशन चेंज हो जाएगी, मेरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, मेरा आउटलुक, मेरा व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा। वंस यू हैव डिसाइडेड एंड फाइनलाइज ऑन आपका स्टेट क्या है, देन यू मूव ऑन कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो एंड फॉर द सेक ऑफ द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, हम लोग एमपीसीजे, मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशंस को फोकस में लेकर के चलेंगे। एमपीसीजे में सबसे पहली चीज हम करते हैं ट्रेंड एनालिसिस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस। आप कोई सा भी वीडियो देख लीजिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट, या कोई भी चीज अगर मैं आपको बोलता हूं कि लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी सब्जेक्ट, लेट्स से, तो उसके लिए भी हमारा पहला रिकमेंडेशन क्या होता है? भाई पुराने पेपर्स देखो, पुराने पेपर्स देखो, ट्रेंड समझो, किस तरीके से उसका फ्लो हुआ है ये समझो, क्या चीज वहां पर वेटेज रखती है ये समझो, एंड उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो, राइट? तो जब आप एमपी का ट्रेंड और पीवाईपी एनालिसिस करते हो, तो सबसे पहली चीज जो आपको दिखती है वो है कि पहले there were paragraphs, there were paragraphs। आज की तारीख में आपसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स से 15 आपके वो आ गए, 15 स्टेटमेंट्स आ गए, राइट? 20 स्टेटमेंट्स अब आएंगे। अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जैसे सब्जेक्ट्स में भी चेंजेस आए हैं, जैसे लिमिटेशन एक्ट अब से पूरा आएगा, एसआरए अब से पूरा आएगा, एनआईए का पोर्शन बढ़ चुका है, ट्रांसलेशन में थोड़े से चेंजेस आए हैं, राइट? तो 15 स्टेटमेंट्स पहले आते थे, अब हम 20 एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? थोड़ा गिच पिच हो गया।
अब स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? पहले इट यूज्ड टू बी अ मिक्स, पहले इट यूज्ड टू बी अ मिक्स ऑफ सोशल या फिर कह लो जनरल एंड लीगल ट्रांसलेशंस। अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वी विल हैव लीगल ट्रांसलेशन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे विधिक अनुवाद, विधिक अनुवाद। ठीक है, अब विधिक अनुवाद की तैयारी आपको कैसे करनी है, इस चीज के ऊपर कई बार बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। सबसे पहली चीज बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम गूगल ट्रांसलेट की मदद ले लें, गूगल ट्रांसलेट की? तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि गूगल ट्रांसलेट की मदद तब लो जब आपके पास बहुत समय हो, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट को लीगल ट्रांसलेशन अपने आप में नहीं आता, राइट? उसमें अगर मान लीजिए आपने सर्च किया लेट्स से कंसिडरेशन, ठीक है, तो कंसिडरेशन में वो आपको बताएगा सोच विचार, एंड उसके नीचे वो कहेगा एक इस टाइप का एरो बना होगा, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपको 4 ट्रांसलेशंस और बताएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सारी चीजें आपको बताएगा। सवाल ये आता है कि क्या आपके पास इतना समय है कि एक एक शब्द में इसको ढूंढ ढूंढ करके आप बेस्ट पॉसिबल आंसर सर्च करें? अब नहीं है, राइट? एग्जामिनेशन सर पर है, इतना समय हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास अब क्या करना है? अब हमें यह करना है कि भाई देखो, पहली चीज डिग्लॉट एडिशंस की बैराक लेनी है। यहां मैंने लिखा है समय हो तो डिग्लॉट एडिशन की बैराक ले लो, समय नहीं हो तो भी इसको ले लो। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने का तरीका दोनों हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास समय है, यू हैव बीन प्रिपेयर, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, जो कि 6-8 महीने बाद है या 2-3 महीने बाद है, तो उसमें आपको पूरा का पूरा एंटायर बैराक्ट आपको दोनों भाषाओं में पढ़ना है। द्विभाषीय संस्करण, डिग्लॉट एडिशन, राइट? वो आपके इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आता है। अब आप जब उठा करके देखेंगे तो आपने एक लाइन पढ़ी, जैसे आपने देखा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर लेफ्ट साइड में इंग्लिश में लिखा ना, राइट में देखो क्या लिखा है, समाश्रित संविदा। थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा, समाश्रित संविदा मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो कंटिंजेंट मतलब समाश्रित। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अपनी खुद की लीगल ग्लॉसरी बनाइए, इसका ही यूज करके। अच्छा, ये हुआ एंटायर, ये चीज हम यहां पर करेंगे। अगर मान लीजिए यू हैव लेस टाइम, जो आपके कोर टॉपिक्स है ना, कोर टॉपिक्स आपके बैराक में, आपके सब्जेक्ट में, उसको पढ़ना चालू कीजिए। उसको दोनों लैंग्वेजेस में डिग्लॉट एडिशन के बैराक से पढ़ना चालू कीजिए। क्या होता है कोर? कोर का मतलब होता है जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपसे लाइन से फंडामेंटल ड्यूटीज आपको दे दी, कहा ट्रांसलेट करो, राइट? जैसे आप सीपीसी पढ़ रहे हो तो डिक्री है, राइट? आपका आईपीसी पढ़ रहे हो, आपके आईपीसी में आपके जनरल डिफेंसेस हैं, प्राइवेट डिफेंस है, मर्डर है, ठीक है? मर्डर का तो उतना नहीं पूछेंगे, हत्या ही होगी वो, पर देर आर सेवरल जो कि टेक्निकल होंगे। मोर स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन की जब आप बात करो, लोकल लॉज पर ध्यान देना, क्योंकि लोकल लॉज पर बंदा ध्यान नहीं देता और उससे ट्रांसलेशन के सवाल अगर आ जाए तो वहां पर मार्क्स कट जाते हैं। तो लोकल लॉज का ट्रांसलेशन अपने को देखना है। क्या क्या समझ आया? पहली चीज, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ना है, कोर एरियाज पढ़ना है। पूरा पूरा नहीं पढ़ना। हम अब कॉन्स्टिट्यूशन इतना मोटा है अगर हमारे पास, तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हम हिंदी में इंग्लिश में दोनों में नहीं पढ़ सकते अब इतनी देर में। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में 1 to 51 ए को अच्छे से करना है। फिर बीच बीच के कुछ कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि इमरजेंसी हो गया, अमेंडमेंट हो गया, उन सब चीजों को हमें बहुत ध्यान देना है। दूसरा, हमें लोकल लॉज पर अच्छे से ध्यान देना है, राइट? और सिर्फ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पढ़ करके छोड़ नहीं देना है। अपने पास अपनी खुद की एक नोटबुक रखिए, उसमें लिखो। क्यों? क्योंकि लिखने से याद होता है। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें लिखने से याद नहीं होता, दैट्स बिकॉज आप पूरे दिमाग से लिख नहीं रहे।
राइट? आपका ध्यान में भी कहीं और हो, आप लिख रहे हो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आप जो भी काम करो उसको पूरी ईमानदारी से करो, अपना पूरा ध्यान वहीं पर रखो। लिखने से एक तरीके से आपका रिवीजन होता है। यू हैव रेड इट वंस, नाउ व्हेन यू आर राइटिंग द सेम थिंग यू आर टेक्निकली रिवाइजिंग इट। अब जब दूसरी बार आपको वही शब्द देखने होंगे तो आपको पूरा बैराक नहीं छानना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपनी नोटबुक उठानी है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट शब्द आपके पास लिखे हुए मिल जाएंगे। ये है लीगल ग्लॉसरी। अपनी लीगल ग्लॉसरी आपको खुद बनाना है और दूसरों की ग्लॉसरीज नहीं उठाना है, क्योंकि फिर वो तो एक तरीके से रीडिंग ही हो गया भाई, राइट? वो तो एक तरीके से रीडिंग ही हो गया। दैट इज नॉट व्हाट वी आर एमिंग एट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप ट्रांसलेशन पर कमांड कर पाएंगे, राइट? तो प्रैक्टिस कैसे करना है भाई? प्रैक्टिस के लिए डेली, एंड यू हर्ड मी राइट, डेली एटलीस्ट 30 to 60 लाइन्स ट्रांसलेट करो। 30 तो उस दिन जिस दिन कुछ भी नहीं किया तो चलो भाई 30 लाइन, जिस दिन बहुत बिजी है ट्रांसलेशन में कुछ नहीं कर पा रहे 30 लाइन कर लिया, मिनिमम है ये 30। 60 लाइन्स आपका एम होना चाहिए कि मैं रोज 60 लाइनें कम से कम ट्रांसलेट करूं बैठ करके, ठीक है? ट्रांसलेट आप कैसे करोगे? अब पैटर्न चेंज हुआ एमपी का, पहले जनरल और लीगल दोनों आते थे, अब लीगल ट्रांसलेशन आएगा। तो लीगल ट्रांसलेशन आपको कहां से मिलेगा? बैराक उठाओ। जजमेंट वगैरह सब छोड़ दो, जजमेंट में भी तो जो टेक्निकल टर्म्स यूज होंगे वो बैराक से ही उठा के किए जाएंगे ना, तो बैराक उठाइए और वहां से ट्रांसलेट करना शुरू कीजिए। इंग्लिश में आपने पार्ट देखा, खुद से ट्रांसलेट किया, हिंदी से कंपेयर किया, एंड यू आर गुड टू गो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जुडिशरी गोल्ड या फिर इफ यू हैव एनरोल्ड इनटू द एमपीसीजे मेंस बैच, यहां पर भी ट्रांसलेशन से संबंधित 2-3 क्लासेस होंगी जिसमें आपको इससे भी अवगत कराया जाएगा कि हाउ डू यू हैव टू गो अबाउट इट। अब यहां पर मैंने एमपीसीजे का जो पिछला एग्जामिनेशन हुआ था उसके पिक्चर्स डाले। ये हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब मेरा कहना यह है कि ऑल्दो आप चाहो तो आप इसी से उठा सकते हो, आप चाहो तो एमपीएचसी की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। मैं पूरा का पूरा यहां पर ट्रांसलेट करके नहीं बताऊंगा, अदरवाइज ये एक पूरी क्लास बन जाएगी कि क्यों इसका ट्रांसलेशन ऐसा है वगैरह वगैरह। बट एक आध चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि अब जैसे ये है अनादरित, आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई अनादरित क्या होता है, कंटेक्स्ट के साथ पढ़ना जरूरी है। रीड विद द कॉन्टेक्स्ट। मैं छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूं बस आपको। C1TE कॉन्टेक्स्ट। क्यों अनादरित का मतलब मुझे नहीं पता ना, जहां एक चेक अनादरित होता है, शब्द को तोड़ो, अन आदर इत, राइट? आदर रिस्पेक्ट, चेक की रिस्पेक्ट होती है? नहीं, चेक को ऑनर किया जाता है। अनआदर डिसऑनर किया जाता है। क्लियर है? इस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ेंगे। दूसरी चीज, आप वर्ड ब्रेक करके पढ़ेंगे। वर्ड ब्रेक, कई बार एक किताब है नॉर्मन लुइस की, वर्ड पावर मेड इजी। इंग्लिश के वर्ड समझने में वो बहुत हेल्प करती है। हिंदी में भी लॉजिक वही लगा करके आप शब्द को तोड़ सकते हो। संधि समास पढ़ा होगा ना, तो उसमें संधि समास आपको जानने की जरूरत नहीं, आप केवल इतना भी जानते हैं तो आपका काम हो जाएगा, राइट? अब एक आपको छोटी सी चीज बताता हूं, ये तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। जब आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पे आए, आपको नहीं पता कि ऑर्डर को, मतलब आपको पता है पर एकदम से याद, कई बार होता है ना कि हम पेपर देने बैठे, हमें सब आता है पर हमें एकदम से याद नहीं, क्लिक नहीं कर रहा है यार ऑर्डर को क्या कहते थे, आदेश, पर हमें नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा तो ऑर्डर लिख करके आ जाइए, दैट वर्क्स। ठीक है? कुछ कुछ शब्द हैं नहीं समझ आ रहे, ऑर्डर लिख करके आ जाओ। ए बी सी डी जब आप लिखते हैं कभी, ए बी सी, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो तो अ ब स मत लिखना, ये अवॉइड करो। क्या लिखोगे इसकी जगह? क ख ग। ठीक है? वो आएगा, ये अ ब स मत लिखना, राइट? कुछ कुछ छोटी छोटी ऐसी ही टिप्स हैं। द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर फॉर इफेक्टिंग पार्टीशन बाय
मीट्स एंड बाउंड्स अकॉर्डिंगली। अब मीट्स एंड बाउंड्स का मतलब मुझे नहीं पता, पार्टीशन मुझे पता है, ठीक है, ट्रायल कोर्ट मुझे पता है, आदेश किया मुझे पता है, मीट्स एंड बाउंड्स का मतलब मुझे नहीं पता, अकॉर्डिंगली को हिंदी में क्या कहते हैं इसका मतलब भी मुझे नहीं पता। तो क्या मुझे शब्द बाय शब्द जाकर के ट्रांसलेट करना है? क्या मुझे द, ट्रायल, कोर्ट इस तरीके से आगे बढ़ना है, या पूरे के पूरे स्टेटमेंट का मैं एक मतलब निकाल सकता हूं? आप पूरे स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, आप पूरे स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करोगे। कहने का मतलब कि जरूरी नहीं है आपको इनमें से किसी सारे शब्दों का मतलब आता हो, जरूरी नहीं है कि आप इसमें से सारी ही चीजों का मीनिंग एज इट इज वहां पर लिखोगे। जरूरी क्या है कि आपको इस लाइन का मतलब समझ आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट प्योरली इंटरलॉक्यूटरी इन नेचर बट क्वेज़ी फाइनल और इंटरमीडिएट ऑर्डर। ठीक है, प्योरली इंटरलॉक्यूटरी नहीं है, क्वेज़ी फाइनल है, या फिर एक तरीके से कह लो इंटरमीडिएट ऑर्डर है। तो मुझे क्या समझ आया इस स्टेटमेंट से, वो मैटर करता है। अब देखो, यदि मैं आपसे कहूं कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक, इस प्रॉपर्टी का मुझे हिस्सा बांट करना है, राइट। अब इसके हिस्से बांट में मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके क्या अधिकार हैं, किसको क्या मिला हुआ है, जगह की क्या बाउंड्रीज हैं, राइट, एंड क्या नेचुरल उसके लैंडमार्क्स हैं, क्या आसपास चीजें हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। जमीन का टुकड़ा है, आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैसे कभी देखा आपने खसरा वगैरह अगर देखा होगा तो आपको पता होगा ना, इस जमीन के आगे ये है, पीछे ये है, दाएं से एक रोड गई है, बाएं से ये, देयर आर नेचुरल लैंडमार्क्स, राइट। उन सब का ध्यान में रखते हुए मुझे ये पार्टीशन करना है, मुझे बंटवारा करना है। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट, द एंटायर मीनिंग ऑफ द लाइन, आप शब्द बाय शब्द नहीं भी जाओगे ना तो भी आपको उसके मार्क्स बराबर अवॉर्ड किए जाएंगे। लाइकवाइज अब देखो, it shall be the duty of every citizen of India to uphold and protect sovereignty, unity, integrity of India। ये उठा करके आपको कहां से दे दिया? फंडामेंटल ड्यूटीज से, राइट, एज इट इज। अगर आपने, जैसा मैंने अभी भी बताया, अगर आपने पहले केवल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको खोल करके भी देखा हुआ है ना, उनकी ग्लॉसरी भी आपने लिखी हुई है, कुछ कुछ इसमें आपको सबके शब्द तो याद करने की जरूरत नहीं है भाई। ड्यूटी, आप ड्यूटी का मतलब आप जिम्मेदारी भी लिख दोगे, दायित्व भी लिख दोगे, सेम ही चीज होगी, ऐसा नहीं। सिटीजन, नागरिक, इंडिया, भारत, ये सारी चीजें तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। आपको क्या याद करना है इसमें से? केवल 3 शब्द, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, बस ना, और तो कुछ याद करने। इस पूरी लाइन में यदि इन 3 शब्दों के मतलब आपको पता है तो क्या आप खींच के नहीं ले? अच्छा, ऑल्सो ये तीनों शब्द क्या आपको प्रियम्बल में नहीं मिल जाएंगे? सोवरेनिटी नहीं मिलेगा, सोवराइन तो मिल जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो तो मिल जाएगा वहां पर। तो अब मैं ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा यहां सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, दिस इज फॉर योर ओन रेफरेंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आध शब्दों का मीनिंग मैंने आपको बताया, मैंने कुछ कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, किस तरीके से आपको उसको गो अहेड करना है मैंने ये बताया। एंड अगर आपको सारे शब्दों का मतलब नहीं पता है तो कैसे आपको गो अहेड करना है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड लास्टली, अगर आपको कोई चीज नहीं, सीआरपीसी नहीं याद आ रहा भाई, फुल हिंदी में नहीं याद आ रहा, हालांकि आना, सीआरपीसी तो आना चाहिए, ये गलती मत करना। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम आपको हिंदी में मालूम ही होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, कौन सा बताऊं? जैसे अब मैं शब्द आपको, रिकॉर्डेड, इसको आप रिकॉर्डेड लिख दो हिंदी में, कोई नहीं कहेगा आपको, कोई इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। रिकॉर्डेड को आप रिकॉर्डेड लिख सकते हो। उन्हें क्या जानना है? पहली चीज, आप इस पूरी लाइन को समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। दूसरी चीज, जो लीगल टर्म्स हैं उसको आप ट्रांसलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बाकी जनरल अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, या सेम जो इंग्लिश में लिखा है वही चीज आपने हिंदी में लिख दिया है, तो उसके आपके मार्क्स जनरली स्पीकिंग नहीं काटे जाते। ठीक है, सो ये आपका एक ब्रॉड तरीका है
कि आपको ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। क्विक रीकैप। पहला, चूज योर स्टेट। दूसरा, PYPs एंड ट्रेंड एनालिसिस। तीसरा, ओन ग्लॉसरी, खुद की एक ग्लॉसरी बनानी है, खुद की एक लिस्ट बनानी है। चौथा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कितनी करनी है? रोज एटलीस्ट 60 लाइंस। ठीक है, 60 लाइन की प्रैक्टिस हमें रोज करनी है। पांचवा, जब ट्रांसलेट करो तो ट्रांसलेशन जब आप करो तो पहला कॉन्टेक्स्ट देखो, दूसरा वर्ड ब्रेक करो, तीसरा वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करना अवॉइड करो। चौथा, अगर कोई ट्रांसलेशन नहीं आ रहा तो यूज द सेम वर्ड। किसी का नहीं आ रहा तो वही शब्द आप लिख सकते हो, मन से शब्द मत बनाइए। ये है आज का आपका ट्रांसलेशन कैसे तैयार करना है उससे संबंधित नॉलेज। ठीक, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने पर्पसफुली इस वीडियो को बहुत छोटा बनाने की कोशिश की है, बिना किसी प्रैक्टिस सेशन के, बिना किसी डिटेल के। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, डू एनरोल विद आवर MPCJ मेंस बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे इसी से संबंधित। एंड बाकी अपनी तैयारी के लिए अभी से जुट जाइए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय गाइस, टेक केयर।